नमस्कार। आज मैं एक और टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है भारत का राष्ट्रपति और विशेष रूप से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है, भारत का सर्वोच्च अधिकारी है। लेकिन भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था में शासन के दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख और दूसरा नाम मात्र का प्रमुख। जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं के समक्ष कुछ और भी विकल्प थे, जैसे कि स्विट्जरलैंड का मॉडल, कि स्विट्जरलैंड में जैसे बहुल कार्यपालिका है, तो भारत में भी चूंकि विविध भाषाओं को बोलने वाले, विविध धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो इसलिए कुछ संविधान निर्माताओं का ऐसा विचार था कि भारत में भी बहुल कार्यपालिका को अपनाया जाए। लेकिन ऐसा बहुमत का मत नहीं था, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद कुछ संविधान निर्माताओं का ये भी विचार था कि अमेरिका की तरह अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाए। जैसे कि अमेरिका में एक ही प्रमुख है, तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों का मत नहीं था, इसलिए इसको भी अस्वीकार कर लिया गया। जो बहुमत था वो इस पक्ष में था कि ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाए, और इसीलिए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। और संसदीय शासन व्यवस्था में, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, कि दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा नाम मात्र का। तो वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, और नाम मात्र का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति राज्य करता है, शासन नहीं करता, और फिर भी उसका पद काफी गौरव और गरिमा का प्रतीक है, और देश का सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक वो कहलाता है। हमारी जो सेनाएं हैं उसका सर्वोच्च सेनापति भी वो होता है। तो राष्ट्रपति जो है उसकी निर्वाचन पद्धति की चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे कि उसको राष्ट्रपति को बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक हैं, कौन सी अर्हताएं आवश्यक हैं। तो सबसे पहले तो ये कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी बात, वो किसी लाभ के पद पर आरूढ़ नहीं होना चाहिए। और चौथी बात, पागल, अपराधी या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो लाभ के पद का अर्थ ये है कि आप सरकारी नौकरी में या किसी इस प्रकार की केंद्र शासन या राज्य शासन की नौकरी में अगर हैं और आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो आपको पहले उस पद से त्याग पत्र देना होगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में खड़े हो सकते हैं। और इसमें यह है कि जैसे अगर कोई मंत्री है या कोई राज्यपाल है या कोई इस तरह के राजनीतिक पद पर है, तो वो उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है, और वो उस पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और विजयी होने के बाद उसको वो पद त्यागना पड़ेगा और राष्ट्रपति का पद स्वीकार करना होगा। इसके अलावा कुछ और भी आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। उसमें यह है कि पहले तो ये था कि राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उसको 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदकों का समर्थन आवश्यक होता था नामांकन पत्र भरते समय। लेकिन 1997 में इसको पहले एक अध्यादेश जारी किया गया था, उसके द्वारा इसको बढ़ाया गया और बाद में ये कानून भी बन गया। तो अब राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 50 मतदाताओं का समर्थन,
50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक, मतलब 50 सब उसके जो नामांकन है उसको प्रस्तावित करने वाले होने चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, अनुमोदन करने वाले होना चाहिए। उसके साथ ही जमानत की जो राशि थी वो पहले 2500 थी, उसको बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया। ये सब इसलिए किया गया कि कई लोग जो कि राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ते थे कि उनका नाम अखबार में आ जाए, और वैसे उस चुनाव से उनको बहुत ज्यादा कुछ सरोकार नहीं होता था। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स जो होते थे, गैर गंभीर उम्मीदवार, वो आ जाते थे, और इसलिए उनको चुनाव से दूर रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। अब चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, तो इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है। हाँ, जनता एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है, और जनता कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जिसको निर्वाचक मंडल कहा जा सकता है, और वो फिर राष्ट्रपति का चुनाव करता है। जब जैसे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, हम सीधे जाते हैं वोट देने और हमको पता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किस सदस्य को, और वो सदस्य फिर अगर उसको बहुमत मिल जाता है या सर्वाधिक मत मिल जाते हैं तो वो विजयी घोषित हो जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष है। उसमें पहले हम कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वो प्रतिनिधि फिर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो हमारे जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति है, उसके वोटर्स कौन है, उसके मतदाता कौन है, तो जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये आप ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। आपको पता होगा कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। और 1920 तक लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, अब नहीं किए जा रहे हैं, अब वो समाप्त हो गया है, ये व्यवस्था समाप्त हो गई है। लेकिन 1920 तक, 1920 नहीं, 2020 तक तो ये व्यवस्था थी। तो 2020 में ये समाप्त की गई है। उसके पहले तक जो 2 मनोनीत सदस्य होते थे लोकसभा में, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। इसी तरह से जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहां पर भी उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो तो भाग ले सकते हैं, लेकिन जो उनके मनोनीत सदस्य हैं, विधान परिषदों में भी कई सदस्य मनोनीत होते हैं, 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। सारे निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो चुनाव है ये अनुपातिक मत पद्धति की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। अनुपातिक चुनाव पद्धति जो होती है, चुनाव पद्धति 2 तरह की होती है, एक साधारण मतदान पद्धति और दूसरी होती है अनुपातिक। तो अनुपातिक मत पद्धति में भी एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और इसको अपन और विस्तार से समझेंगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें एक मतदाता का जो मत है वो एक नहीं होता, हर एक मतदाता के मत का मूल्य अलग अलग होता है। इसको आप समझिएगा कि राज्यों के जो विधानसभाएं हैं उसमें हर एक राज्य के विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य अलग होता है, और जो संसद के सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, उनके मतों का मूल्य भी अलग होता है। अब ये कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य के विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। उसका एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ऐसा है कि उस राज्य की जो जनसंख्या है उसमें उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों को डिवाइड कर लिया जाता है।
मतलब उस राज्य की, समझ लो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 4 करोड़ है और उसके विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230 है, तो 4 करोड़ को 230 से डिवाइड कर लिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा, और उसमें जो उत्तर मिलेगा उसको फिर 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो फिर उसके बाद उत्तर आता है वो उस राज्य की यानी मध्य प्रदेश की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य है। अब अगली स्लाइड में आपको आंध्र प्रदेश का एक उदाहरण हम दे रहे हैं। इसमें आप देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया गया। यहाँ पर एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि अब उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या तो ठीक है, लेकिन उसकी जनसंख्या वो कौन सी मानी जाएगी। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 55 है हमारे संविधान के, अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान है। तो अनुच्छेद 55(2) में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। उस राज्य के विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य ज्ञात करने के लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा। 1971 में जो जनगणना के फलस्वरूप जो जनसंख्या उस राज्य की थी उसी को यहाँ पर आधार मान करके मत का मूल्य निकाला जाएगा, और ये व्यवस्था 2026 तक रहेगी। अब 2026 के बाद फिर किसको आधार माना जाता है वो भविष्य बताएगा। अब इसके बाद में इसी तरह से अब एक सांसद यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपी, उसके मत का मूल्य भी ज्ञात किया जाता है। उसका फार्मूला थोड़ा अलग है, और वो फार्मूला ये है, इसमें जैसे कि दिखाया जा रहा है, उसके लिए समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों के मूल्य का योग, ठीक है। एक राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य निकाल लिया, उसको उस राज्य के सारे सदस्यों से गुणा कर दीजिए, वो सब उस राज्य की विधानसभा के सभी सदस्यों के मतों का मूल्य हो गया। इसी तरह से भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी के मतों के मूल्य को जोड़ दीजिए, और उसको फिर जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233, तो हो गए 776, उसको 776 से भाग दे दीजिए। आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये 776 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंकड़ा मिल रहा है ये राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद के मत का मूल्य है। अब ऐसा क्यों किया गया? तो ये इसलिए किया गया है कि भाई जो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य है, तो उसमें जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसके मतों का मूल्य ज्यादा होगा। मध्य प्रदेश की, ये समझ लो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य ज्यादा होगा। लेकिन मिजोरम की सदस्य संख्या कम है और उसकी जनसंख्या भी कम है, तो उसके मतों का मूल्य जो है वो कम होगा। तो ये सब जोड़ने के बाद में उतना ही होना चाहिए जितना कि जो सांसद हैं उनके मतों का मूल्य, मतलब दोनों में बैलेंस करने के लिए दोनों का 50% वोट। इसका मतलब ये है कि 50% मूल्य जो है वो विधान सभाओं के सदस्यों का है और 50% सांसदों का है। इस तरह से उसको किया गया है। आगे देखते हैं। अब निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरह से शुरू होती है। तो अब ये है कि आपके, समझ लो आप एक कोई विधायक हैं, एमएलए हैं, और आप वोट डाल रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आपके मत का मूल्य, अगर आप आंध्र प्रदेश के और आपके मत का मूल्य 148 है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उसमें से 48 वोट तो किसी एक उम्मीदवार को दे दें और 50 किसी और को दे दें और 50 किसी तीसरे को दे दें। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपका जो वोट डाला जाएगा उसके पूरा का पूरा मूल्य एक ही व्यक्ति को प्राप्त होगा, जिसको आपने पहली पसंद के तौर पर वोट डाला है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि अगर 2-3 उम्मीदवार हैं तो पहले के आगे आप पहली पसंद लिख दें जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उसके बाद दूसरे के बाद दूसरी पसंद, और जितने उम्मीदवार हैं उतनी पसंद तक आप वोट दे सकते हैं। समझ लो 4 उम्मीदवार है मैदान में, तो 4 पसंद तक भी आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन आपके मतों का मूल्य
एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। जिस पसंद की गणना हो रही है उस सारा सारा मूल्य उसी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद वाली बात आपको समझ में आ गई कि इसी तरह से वोट डाले जाते हैं। और क्योंकि राष्ट्रपति एक ही चुना जाता है, वैसे ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला जो सिस्टम है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति वाला जो सिस्टम है, इसकी जो व्यवस्था है, ये सिर्फ वही प्रयोग में लाई जाती है जहां एक से ज्यादा उम्मीदवार चुने जाने हों, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स हों, मतलब चुने जाने वालों की संख्या एक से ज्यादा हो। लेकिन राष्ट्रपति तो एक ही चुना जाता है, फिर भी हमारे यहाँ इस पद्धति को अपनाया गया है उसके हिसाब से। तो ये एक अलग बात है। अब यहाँ पर एक बात और है कि एक चुनाव कोटा भी निकाल लिया जाता है कि कम से कम इतने वोट तो मिलने ही चाहिए जीतने के लिए, इसको कहते हैं चुनाव का कोटा। अब ये कैसे निकाला जाता है? तो इसका भी एक फॉर्मूला है कि जितने उम्मीदवार चुने जाने हैं +1, मतलब आपने यहाँ राष्ट्रपति एक चुना जाना है तो 1 + 1 मतलब 2, यानी टोटल जितने वोट डाले गए हैं उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो उत्तर आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो चुनाव कोटा निकल जाएगा। जैसे समझ लो टोटल वोट डाले गए हैं 5 करोड़ और मतलब उनका मूल्य जो है वो 5 करोड़ है और उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से तो 2.5 करोड़ हो जाएगा +1, मतलब 2,50,00,000 एक वोट मिलना राष्ट्रपति चुनने के लिए आवश्यक है। ये एक रफ एग्जांपल है। अब यहाँ एक बात और है कि अगर पहली बार मतों की गणना की जाती है और उसमें निर्धारित कोटा किसी को भी प्राप्त नहीं हो पाता है तो क्या करना है? तो ये किया जाता है कि ऐसा तभी होता है जब 2 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं। अगर 2 है तो एक को तो निर्धारित कोटा मिल ही जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि 2 से ज्यादा लोग भी होते हैं चुनाव में, जैसा कि 1969 में 1969 के चुनाव में हुआ था। आगे आपको एग्जाम्पल भी इसका मिल जाएगा। तो फिर क्या होता है कि जिसको पहली पसंद में सबसे कम वोट मिले थे उसको हटा दिया जाता है गणना से और उसके जो दूसरी पसंद के वोट हैं वो उस जो पहली पसंद में सबसे ज्यादा जिसको मिले थे और सेकंड नंबर पे जिसको मिले थे उसको हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, उसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, इसीलिए उसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। ये उसकी जो तीसरी पसंद की जो नहीं उसकी जो पहली पसंद तो उसको बहुत कम लोगों ने दी थी, लेकिन उसमें दूसरी पसंद भी कुछ लोगों ने दी, किसी और को दी होगी, तो उसको वो वोट हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आपके सामने है। 1969 में जब वीवी गिरी का चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को सपोर्ट किया और उनके कहने पर और भी कई लोगों ने वीवी गिरी को सपोर्ट किया और पहली पसंद की गणना में किसी को भी निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हो पाया था। तब दूसरी पसंद की गणना हुई और तब नीलम संजीवा रेड्डी नहीं चुनाव जीत पाए और वीवी गिरी चुनाव जीत गए। तो ऐसा हमारे यहाँ एक ही बार ऐसा हुआ है अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव में, और वही नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में फिर निर्विरोध चुनाव जीते राष्ट्रपति का, जब जनता पार्टी का शासन था। अब राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है चुनाव को लेकर के तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है, लेकिन ये ले जाने के कुछ बिंदु हैं, मतलब इन आधारों पर ही चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव को, राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देने के कुछ आधार हैं जो कि इसमें दिए गए, आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं। पहला है मतदाताओं को रिश्वत दी गई हो या उन पर अनुचित दबाव डाला गया हो। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि मतदाताओं को अनुचित
उन पर दबाव डाला गया था, उनको दबाया गया था कि भाई आपको इसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देना है, उनको उन पर जबरदस्ती की गई हो ऐसा सिद्ध हो जाता है, या फिर उनको रिश्वत दे करके लुभाया गया हो ऐसा सिद्ध हो जाता है, तो चुनाव अवैध घोषित हो सकता है। दूसरा आधार है मत पत्र को अनुचित तरीके से अवैध घोषित कर दिया गया हो। मतलब आपने वोट डाला, आपने सही डाला था, लेकिन उसको अनुचित घोषित कर दिया गया हो किसी पर्टिकुलर उम्मीदवार को जिताने के लिए, ये अगर सिद्ध हो जाता है तो भी चुनाव अवैध घोषित किया जा सकता है। तीसरी बात, चुनाव संबंधी जो संवैधानिक नियम है उनकी अगर अवहेलना की गई हो, जो नियम है उसके अनुसार काम ना किया गया हो, ठीक से पालन नियमों का नहीं किया गया है, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो भी चुनाव रद्द घोषित किया जा सकता है। फिर किसी भी उम्मीदवार का नामांकन पत्र अनुचित रीति से या तो स्वीकार कर लिया गया या अस्वीकार किया गया, मतलब उसने नियमानुसार भरा था और उसको अस्वीकार कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, या उसने नियमानुसार नहीं भरा था और फिर भी उसको स्वीकार कर लिया गया। अगर ये सिद्ध हो जाता है तब भी राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है और सिद्ध होने पर उसको अवैध भी घोषित किया जा सकता है। 2-3 बार राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी गई है, लेकिन हर बार वो उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया और जो याचिका थी याचिकाकर्ताओं की वो खारिज कर दी गई। 1969 वाले चुनाव को भी चुनौती दी गई थी, उसके बाद में भी 1997 में जो चुनाव हुआ था, नारायणन जीते थे और शेषन हार गए थे, उसको भी चुनौती दी गई थी, उसको न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। अब राष्ट्रपति के चुनाव का मूल्यांकन किया जाए कि ये जो चुनाव पद्धति है, ये इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ इसके दोष भी हैं। तो पहले दोषों की चर्चा की जाए कि सबसे बड़ी बात तो ये कही जाती है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव पद्धति बहुत कठिन है, दुरूह है, समझ में आने वाली नहीं है। मतलब एकदम से साधारण जनता को समझ में नहीं आती है कि भाई मतों का मूल्य क्या और कैसे ज्ञात किया जाए और क्यों किया जाए, उस मूल्य को बनाने का पर्पस क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो इसलिए है कि हमारा जो देश है काफी विशाल है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला है, तो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सही रूप में हो जाए, इसलिए इस तरह से मतों का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो पर ये थोड़ा सा दुरूह है, थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, ये इसकी एक आलोचना की जाती है। दूसरी आलोचना ये की जाती है जिसमें काफी दम भी है, काफी तथ्य है, कि राष्ट्रपति का चुनाव तो एक ही व्यक्ति का होना है, तो फिर उसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति का या अनुपातिक पद्धति का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है। तो ये तो साधारण मत पद्धति से भी हो सकती है। तो एक से ज्यादा सदस्य जब चुने जाने हो तभी इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया है, तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। लेकिन अब इस निर्वाचन पद्धति के कुछ अच्छी बातें भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रपति जैसे गरिमापूर्ण पद का चुनाव शांतिपूर्वक बिना किसी शोरगुल के हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो चुनाव पद्धति है वो सिर्फ देखने में ही जटिल है, वास्तव में व्यवहार में उतनी जटिल नहीं है। अभी तक इतने राष्ट्रपतियों के चुनाव हो चुके हैं, कभी कोई इस तरह का कॉम्प्लिकेशन सामने आया नहीं है। सिर्फ दूसरी पसंद की गणना भी नीलम संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी का जब चुनाव था 1969 में, चौथे राष्ट्रपति का चुनाव था, तभी आवश्यकता पड़ी थी, अन्यथा तो दूसरी पसंद के मतों की गणना की आवश्यकता भी नहीं पड़ी है। और एक विशेषता इसकी ये भी है कि ये हमारी संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल है, क्योंकि हमारा देश जो है वो संघात्मक है, तो यहाँ पर जो उसके राज्य है, राज्यों को भी बराबर प्रतिनिधित्व तो मिल रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे देश का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च पद है उसके चुनाव में राज्यों को भी उतना ही सहभागिता मिल रही है जितनी की केंद्र सरकार को। तो ये जो चुनाव पद्धति है हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था और हमारी संघात्मक व्यवस्था है उसके अनुकूल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है
वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।